हेलो एंड वेलकम टू जीएस क्लैरिटी। स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपिक में। आज बात करेंगे अमेंडमेंट प्रोविजंस, संशोधन प्रावधान के बारे में। यानी कोई भी बिल से जो कानून बनने तक का जो सफ़र होता है वो किस तरह का होता है उसको जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि बिल के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। हम अपने पार्लियामेंट के थोड़ा बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारा पार्लियामेंट, संसद, क्या पावर है पार्लियामेंट की और किस तरह से काम करता है। और साथ ही जानेंगे किसी भी बिल पर जो वोट होती है वो उसके लिए कितने टाइप की मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। उन मेजॉरिटीज़ को, उन बहुमत को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट के थोड़े बेसिक चीज़ों को जानते हैं। जो हमारा जो संसद है उसको, उसमें दो कमरे होते हैं। एक कमरा हाउस ऑफ पीपल के नाम से संविधान में मेंशन है, इसको हम अपनी सुविधा के लिए लोकसभा बुलाते हैं। और दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, और जिसको राज्यसभा कहते हैं। तो लोकसभा में हम सभी जानते हैं कि हम अपने मेंबर को डायरेक्ट, एमपी को हम डायरेक्ट चुनाव करते हैं और उसको भेजते हैं। जैसे 2024 में इलेक्शंस होंगे तो हम अपने एमपी को डायरेक्ट भेजेंगे, चुनाव करके इसका सदस्यता दिलाएंगे। उसी तरह से राज्यसभा में जो राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, हम जो एमएलए चुनते हैं वो एमएलए हमारे लिए राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। बात करेंगे कि पार्लियामेंट के क्या पावर है, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। थोड़ा अभी पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं, दोनों कमरों के बारे में। पहला कमरा हाउस ऑफ पीपल, जिसको लोकसभा बुलाते हैं। लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, यानी मैक्सिमम कितने सीट हैं इस कमरे में, कितने लोग रह सकते हैं, वो 552 है। लेकिन अभी कितने लोग हैं इसमें? 545, यानी 545 लोग जिसका हम चुनाव करते हैं, इसको हम 552 क्यों नहीं है, ये फ्यूचर में इसको कभी बढ़ाया जाएगा जब जरूरत होगी। आप बस एक एग्जांपल से समझिए कि अगर आपके पास ये बाइक है तो इसका जो स्पीड मीटर देखिएगा 140 तक शो करता है, 140, लेकिन इसको आप टॉप स्पीड में चलाएंगे तो 110 120 के आसपास ही जाती है, लेकिन इतना नहीं जाता, ये दिया हुआ है। यानी कंपनी फ्यूचर में कभी इतना इसको स्पीड देगी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको स्पीड नहीं मिला हुआ है। बस इसी तरह का कुछ यहाँ भी कहानी है सेम। फ्यूचर में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इतने लोगों को वोट करेंगे और भेजेंगे इस सदस्यता में। अब बात करते हैं, ये टोटल मेंबर 545 है अभी। इफेक्टिव मेंबर क्या होता है? प्रभावी सदस्य। प्रभावी सदस्य आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जो सीट को संभाले हुए हैं अभी, यानी टोटल मेंबरशिप में अगर हम वैकेंसी को घटा दें, जो खाली पदों को घटा देंगे, तो उसको जो उससे जो रिजल्ट आएगा वो उसको कहेंगे इफेक्टिव मेंबर। इफेक्टिव मेंबर तो वैकेंसी, सवाल ये है कि वैकेंसी होता कैसे है, खाली पद कैसे होगा? कोई एमपी की डेथ हो गई, सपोज कीजिए कि प्लेन क्रैश में 20 एमपी डेथ कर गए, अब 20 पद खाली हो गए। उसी तरह कोई एमपी अगर रिजिग्नेशंस दे देते हैं या किसी को पार्टी से निकाल दिया जाता है तो वो पद खाली हो जाता है। तो वो खाली पदों को अगर आप माइनस करते हैं, घटाते हैं टोटल मेंबर में, तो वो जिससे जो रिजल्ट आएगा उसको इफेक्टिव मेंबर कहते हैं। संविधान में इफेक्टिव मेंबर नहीं है, उसको देन मेंबर के नाम से आर्टिकल 368 में देन मेंबर से इसको मेंशन किया गया है संविधान में। राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो राज्यसभा में जो टोटल स्ट्रेंथ सीट है वो 250 है, लेकिन अभी कितने का चुनाव होता है, वोट होता है 245 का। और उसमें भी इफेक्टिव मेंबर सेम कहानी कि टोटल मेंबर में आप वैकेंसी को माइनस कर दीजिए तो उससे इफेक्टिव मेंबर आ जाएगा। मेंबर देखिए, प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर होता है, एक होता है प्रेजेंट मेंबर और एक होता है इफेक्टिव मेंबर। इफेक्टिव मेंबर जो पद को संभाले हुए है, प्रेजेंट मेंबर जो उस दिन लोकसभा में या राज्यसभा में उपस्थित है उसको प्रेजेंट मेंबर, और प्रेजेंट और वोटिंग जो उपस्थित है और किसी बिल पर वोट भी करता है उसको प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर कहेंगे। अब बात करते हैं कि कोई भी बिल, कानून कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, उसको समझते हैं। देखिए, बिल के टाइप को पहले देखेंगे तो बिल या तो कोई भी बिल मनी बिल हो सकता है या ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान में अगर कोई छेड़खानी, कोई चेंज लाने वाला जो बिल होता है उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो प्रक्रिया क्या होती है कि सबसे पहले इंट्रो परिचय कराया जाएगा दोनों हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में। अगर मनी बिल है तो राज्यसभा में इंट्रो नहीं होता है। इसके बाद इंट्रो परिचय होने के बाद उस पर बिल पर वोट किया जाता है। अगर उस बिल को बहुमत मिल जाता है तो वो बिल प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाता है और वो अप्रूवल देने के बाद वो बिल कानून बन जाता है। अब बात करते हैं पास करने के लिए जो बहुमत कितने टाइप की होती है। अब उस बहुमत को देखेंगे हम। ये बहुमत जो है, मेजॉरिटी डिपेंड करेगा बिल के नेचर पर कि वो बिल किस तरह का है। क्या वो बिल प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने वाला है, इम्पीचमेंट लाने वाला बिल है तो उसका नेचर अलग होगा। या फिर कहेंगे कोई बिल
कोई बिल अगर ऑर्डिनरी बिल है तो उसका नेचर, उसमें बहुमत अलग होगी। कोई मनी बिल से रिलेटेड है तो उसमें बहुमत अलग होगी। कोई बिल है जो स्पीकर की हटाने की बात करता है तो उसका बहुमत के लिए उसकी मेजोरिटी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो मेजोरिटी जो होती है, बहुमत, वो पहले देखेंगे वो कितने टाइप की होती है। तो पहला जो मेजोरिटी है वो सिंपल मेजोरिटी को जानते हैं। देखिए, सिंपल मेजोरिटी का सिंपल मीनिंग यही होता है कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका मोर देन 50% होना चाहिए। मेजोरिटी का मतलब क्या होना, सिंपल माने मोर देन 50%, यानी किसी भी मतलब 100 लोगों में अगर किसी चीज़ पर आप वोट करा रहे हैं तो 51 लोग अगर आपके पक्ष में वोट करते हैं तो वो माना जाएगा कि उस पर सहमत है। इसी तरह से एक एग्जांपल से समझिए कि एक दिन लोकसभा में 360 मेंबर थे और उस 360 मेंबर ने अगर किसी बिल को पास कराने के लिए वोट किया तो उसमें हमको कितने लोगों पक्ष में चाहिए, सहमत में 181, तो बिल हमारा पास हो जाएगा। उसी तरह से अगर किसी अगले दिन 340 थे तो हमें 171 लोग चाहिए। सेम कहानी राज्यसभा में भी होगी। अब सवाल ये है कि इस तरह का बिल का इस्तेमाल होता कहाँ। इस तरह का बिल जो ऑर्डिनरी बिल होता है, ऑर्डिनरी लॉज वगैरह जो होता है, ऑर्डिनरी लॉज मतलब संविधान में अगर कोई छेड़खानी नहीं हो रही है वो सारे लॉज ऑर्डिनरी लॉज। तो ऑर्डिनरी लॉज जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल जब लाया गया होगा या फार्म बिल जब लाया गया होगा तो उसमें या सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ी होगी। इसकी इसी तरह से फाइनेंस बिल में भी सिंपल मेजोरिटी। एडजर्नमेंट मोशंस के लिए, सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए, सेंसर मोशन किसी मंत्री पर लाने के लिए, या कॉन्फिडेंस मोशन अपनी बहुमत को साबित करने के लिए, इन सारी चीज़ों पर आपको सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। उसी तरह से आप बात करेंगे कि राज्यसभा या स्टेट के लेजिस्लेटिव में स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव में हमको सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। सिंपल मेजोरिटी को फंक्शनल मेजोरिटी और वर्किंग मेजोरिटी के नाम से भी हम जानते हैं। अब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला ये मेजोरिटी है। नेक्स्ट जो अगले मेजोरिटी है वो टोटल मेजोरिटी, इसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या है एब्सोल्यूट मेजोरिटी? नाम से ही वाकिफ है, टोटल मतलब जितने लोकसभा की में बात करेंगे टोटल तो 545 में जो मोर देन 50%, 50% से अधिक, और राज्यसभा में अगर बात करेंगे तो 245 में 245 में 50% से अधिक। ये होता है टोटल मेजोरिटी, यानी टोटल में मेजोरिटी चाहिए हमें सीधा सीधा। तो लोकसभा के लिए 273 चाहिए और राज्यसभा के लिए 123। अब इस तरह का बिल का इस्तेमाल आप नॉर्मल बिजनेस डे में यूज़ नहीं करते हैं। इस तरह के बिल का इस्तेमाल बेसिकली सरकार बनाने में किया जाता है कि इंफॉर्मेशन सेंटर में अगर आप स्टेट में सरकार को बनाते हैं तो इस तरह के बहुमत की आपको ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट मेजोरिटी है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उसको देखते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी हम जानते हैं कि इफेक्टिव मेंबर में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। इफेक्टिव मेंबर कैसे क्या होते हैं कि टोटल में अगर आप वैकेंसी को घटा दें, वैकेंसीज को अगर घटा देते हैं तो वो हो गया इफेक्टिव मेंबर। अब इफेक्टिव मेंबर कितने होने चाहिए किसी बिल को पास करने के लिए, या फिर कहें कितने लोग वोट करने चाहिए, तो इफेक्टिव मेंबर के लिए जो कंडीशंस है कि टोटल में मोर देन 50% लोग किसी बिल को अगर वोट करते हैं इफेक्टिव मेंबर तो वो बिल को वैलिड माना जाएगा, वोटिंग को वैलिड माना जाएगा। यानी एक एग्जांपल समझिए कि किसी भी हाउस में जो हाउस की जो टोटल मेंबर होगी, उसमें टोटल मेंबरशिप होगी, उसका 50% से ज़्यादा लोग किसी बिल पर वोट करते हो। एक एग्जांपल समझिए कि किसी दिन इफेक्टिव मेंबर मेजोरिटी के साथ किसी बिल को पास कराने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी, तो उस दिन 415 एमपीज़ ने वोट किया, उसमें हमें मेजोरिटी कितनी पड़ेगी? 208। लेकिन उसी बिल पर किसी दिन 250 लोगों ने ही, 250 एमपी ने ही सिर्फ वोट किया, तो उस वोटिंग को वैलिड ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि 250 लोग, यानी हमें चाहिए टोटल मेंबरशिप का 50% से अधिक। ये एक कंडीशंस है कि इसको फॉलो करना ही पड़ेगा कि 545 का 50% यानी 273 से ज़्यादा इफेक्टिव मेंबर किसी बिल पर वोट करेंगे तो ही वो बिल की वोटिंग को वैलिड माना जाएगा। इस तरह के जो मेजॉरिटी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इस तरह की बहुमत का यूज़ कहाँ पे होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर राज्यसभा से रिमूव करना हो तो उस आर्टिकल 67 क्लॉज बी में आप देखेंगे तो इस तरह की मेजॉरिटी की बात करता है। उसी तरह से स्टेट के लेजिस्लेटिव या लोकसभा से स्पीकर को हटाने के लिए इस तरह के मेजॉरिटी की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगला है स्पेशल मेजॉरिटी। देखिए ये दो कंडीशंस को फॉलो करता है। स्पेशल मेजॉरिटी
काफ़ी ज़्यादा इसको घुमा फिरा कर बताया जाता है, लेकिन आप सिंपल वे में समझिए कि स्पेशल मेजॉरिटी दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहला तो फाइनल रिजल्ट जो होना चाहिए आपका, जो कोई भी प्रक्रिया हो उसको आगे देखेंगे, लेकिन जो आपका फाइनल जो पक्ष में वोट होना चाहिए वो होना, पक्ष में वोट 50% से ज़्यादा होना चाहिए। टोटल मेंबरशिप का 50% से ज़्यादा, यानी लोकसभा में 273 फाइनल आपका होना चाहिए वोट पक्ष में, और राज्यसभा में 123। नेक्स्ट कंडीशंस क्या है कि प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। 2/3 क्या है उसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं कि 370 पर वोटिंग होगी, और 370 आर्टिकल 370 को हटाने के लिए किस तरह से प्रक्रिया की गई होगी। तो 370 के लिए समझिए कि वोट किया गया, तो ये एक मशीन है, इसको समझिए कि ये मशीन का नाम ही है 2/3 इंटू 2/3। तो जितने भी लोगों ने, जितने भी MP ने वोट किया, इस सारे वोट को इस मशीन में डाला, और इस मशीन ने इसको इंटू 2/3 किया। इसको इंटू 2/3 करके जो फाइनल रिजल्ट हमको दिया, वो फाइनल रिजल्ट मेरा लोकसभा में जो होना चाहिए वो 273 या उससे ज़्यादा, और राज्यसभा में 123 या उससे ज़्यादा। तो इसको कहते हैं 2/3 प्रोसेस। एग्जाम्पल समझिए कि 370 पर वोट करने के लिए मान लीजिए उस दिन लोकसभा में 540 मेंबर उपस्थित थे, उन्होंने वोट किया, तो 540 का उस मशीन में डालिए, इस मशीन में डालें, 540 को इस मशीन में डालें 2/3 में, तो हमारा आ गया 360, जो कि ज़्यादा है 273 से, यानी हमारा 370 वाला बिल पास हो गया। नेक्स्ट आप एग्जांपल दीजिए कि उस, मान लेते हैं कि उस किसी दिन 310 ही मेंबर उपस्थित थे और किसी बिल पर वोट करना था, उसको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी उस बिल को, तो 310 को इस मशीन में डालें इंटू 2/3 में 310 को। अब यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो 262, जो कि कम है 273 से, तो ये बिल लोकसभा में पास नहीं होगा, क्योंकि इससे हमें इससे या इससे ज़्यादा चाहिए। ठीक, तो ये होता है स्पेशल मेजॉरिटी, जो कि आर्टिकल 368 को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 368 में बात करता है कि ए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर। इस तरह के बिल का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करना हो, अमेंडमेंट यानी कोई चीज़ को जोड़ना हो या किसी को हटाना हो या रिलाई करना हो, तो इस तरह के मेजॉरिटी की बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए, चीफ इलेक्शन कमीशंस होना या केयर का जो मेंबर है उसको हटाने के लिए, नेशनल इमरजेंसी लागू करने के लिए लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। इसी तरह से आर्टिकल 169 जो स्टेट के लेजिस्लेटिव को भंग करने के लिए या बनाने के लिए, क्रिएशंस या एबोल्यूशंस करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं कि पार्लियामेंट को क्या पावर है। देखिए हमारे देश में का जो पार्लियामेंट है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो 90% जो बिल है वो खुद ही अमेंडमेंट करता है। कुछ ऐसे बिल हैं जिसमें स्टेट की राय को भी मायने रखा जाता है। किस तरह के बिल? जो फेडरल सिस्टम को अफेक्ट करते हो, संघवाद को। जैसे हमारे काम करने का तरीका, फेडरल जो है हमारा फेडरल सिस्टम है काम करने का। फेडरल सिस्टम का बेसिक अगर फीचर कहा जाए तो पावर जो होनी चाहिए वो 2 स्तर पर होनी चाहिए, सेंटर में और स्टेट में। तो क्या सेंटर स्टेट में जो शेड्यूल 7 में जो लिस्ट अलग अलग दिए गए हैं, सेंटर को, स्टेट को और कॉन्करेंट, केंद्र राज्य सूची में कोई भी कानून बनाने चाहता हो जो फेडरल सिस्टम को प्रभावित कर रहा हो, उसके लिए क्या प्रोसेस है उसको देखिए। तो पार्लियामेंट में वो बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास होनी चाहिए, और जितने भी स्टेट के लेजिस्लेटिव हैं, राज्य के विधानसभा हो, उनमें उन सारे विधानसभाओं में कम से कम 50% में सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल पास होनी चाहिए। यानी हमारे देश में, भारत में जो 28 राज्य प्लस 2 यूटीज़ के पास स्टेट लेजिस्लेटिव हैं, इन कुल मिलाकर 30 में अगर 15 स्टेट लेजिस्लेटिव किसी बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास कर रहे हैं, तो वो जो फेडरल सिस्टम को अफेक्ट करने वाला बिल जो होगा उसको पास माना जाएगा। एग्जाम्पल में आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आप ले लें या म्यूनसिपैलिटीज़ को। तो इस तरह की प्रोसेस को क्यों अपनाया गया कि सेंटर अगर स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट में अगर कानून बनाने के लिए स्टेट की राय को क्यों रखा गया? बेसिकली हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मेंटेन करने के लिए, कि अंततः हमें संविधान को सर्वोपरि दिखाना है, इस वजह से हमने ये प्रोसेस को। तो हमने आज बात किया कि कोई भी बिल कितने टाइप की होती है, कैसे कोई बिल कानून बनता है,
सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, और पार्लियामेंट के कुछ फंक्शंस को, बेसिक फंक्शंस को हमने जानने की कोशिश की। थैंक यू फॉर डिस्कशन।